सभी साथियों को हमारा जोहार। आज हम लोग आधुनिक भारत में झारखंड का जो बोल सकते हैं व्यवस्थित आंदोलन, गांधी जी के आंदोलन के जैसा, ये कह लीजिए कि उनसे पहले वो जब आंदोलन स्टार्ट किए उससे पहले ये आंदोलन यहाँ स्टार्ट हो चुका था, उसी तर्ज पर उसकी चर्चा करेंगे आज हम। टाना आंदोलन की या टाना भगत आंदोलन जो कह लीजिए। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। सबसे पहले टाना भगत आंदोलन, और इसी आंदोलन में एक गीत बहुत प्रचलित हुआ जो कि इनके टाना भगत या के जो मतलब टाना भगत के जो लोग थे या अनुयायी कह लीजिए, उन लोगों के द्वारा गाया जाता था। टाना बाबा टाना, टान टून टाना। ये याद रखिएगा, टाना बाबा टाना, टान टून टाना। ये गीत बहुत ही लोकप्रिय है इन टाना भगतों के बीच। आज भी ये आपको कई बार आपको समाचार पत्रों में दिख जाते होंगे कि टाना भगत ये डिमांड कर रहे हैं या फिर इसके खिलाफ अपना प्रदर्शन या विरोध जता रहे हैं। काफ़ी ये अभी भी एक्टिव हैं और चाहे सरकार कोई भी आए इनकी बात सुनी जाती है, क्योंकि ये आंदोलन से आज से नहीं, ये स्वतंत्रता पूर्व से जुड़े हुए हैं और तब से लेकर के आंदोलन इनका आज भी जीवित है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत, तो इस आंदोलन का जो कारण था, इस पे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि पहले कोई भी जो आंदोलन हुआ, जितने भी आंदोलन हुए अभी तक, आप लोगों ने सारे आंदोलन को देखा है या विद्रोह कह लीजिए, सारे विद्रोहों को देखा है। और सभी आंदोलन या विद्रोह का जो केंद्र बिंदु था वो था भूमि। इसी के कारण सारा विद्रोह आंदोलन हुआ। अन्य और भी कई कारण थे सहयोगी तौर पर, लेकिन जो केंद्र बिंदु था विद्रोह का या आंदोलन का वो था भूमि, जो कि मैटर कह लीजिए कि आज तक उसका पूर्ण रूपेण समाधान नहीं हो सका है। आज भी लेकर देखिएगा कि भूमि को लेकर के बहुत विवाद है। तो ये तो कारण था। तो इसी कारण पे आधारित एक और आंदोलन अभी देखिए, टाना भगत आंदोलन। इस पे देखिए क्या है। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जतरा उरांव या जतरा भगत, ठीक है, दोनों नाम है, जतरा उरांव या जतरा भगत। कुछ भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है। बेसिकली ये उरांव जनजाति से थे, तो शुरू में उरांव, इसके बाद इनका नाम भगत कैसे पड़ा वो भी आगे चर्चा पे आएगा, इसे देखना है। तो इनका जन्म गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नवा टोला या नवा टोली या टोला, नवा टोला यहाँ पर हुआ था 1888 में। इनकी जन्म तिथि कहीं पे भी स्पष्ट नहीं है, किसी को पता ही नहीं है स्पष्ट तौर पर। तो इसलिए सिर्फ इतना पता है कि इनका जन्म जो हुआ था वो 1888 के आश्विन माह में, वही दुर्गा पूजा के लमसम, मतलब अक्टूबर मान लीजिए, आश्विन माह के अष्टमी में हुआ था, शुक्ल पक्ष अष्टमी। तो इसलिए प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को इनका जयंती मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही मान लिया गया कि नहीं 2 अक्टूबर होगा, क्योंकि आगे चल करके इनके जो अनुयायी हुए उनका मानना था कि जो महात्मा गांधी हैं वो यही
टाना भगत, जतरा उरांव, जो कह लीजिए एक ही बात है, इनका पुनर्जन्म हुआ है गांधी जी के रूप में, मानना था। तो चूँकि उनके अनुयायी इसलिए 2 अक्टूबर को ही इनकी जयंती मनाते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब जो है कि केंद्र बिंदु भाई भूमिवाला कैसे था, तो इनका जन्म हुआ 1888 में, और उस समय देखिएगा 1900 तक तो हम लोग कल बात किए थे कि बिरसा आंदोलन किस प्रकार से उसका दमन कर दिया गया, इस विद्रोह का। उसके बाद देखिएगा 1900 से लेकर के 1914 जब ये आंदोलन स्टार्ट होता है 1914 में, उस समय तक मतलब 14 साल झारखंड में कोई भी विद्रोह या आंदोलन नहीं उभर पाता है। तब 1914 में ये स्टार्ट होता है। तो इस समय तक का कंडीशन सोचिए कि विद्रोह तो कई हुए, कोल विद्रोह, हो विद्रोह, भूमिज विद्रोह, इधर संथाल विद्रोह, उलगुलान हो गया, सरदारी आंदोलन हो गया, कितना आंदोलन हुआ, लेकिन ये सॉल्यूशन हो नहीं पाया। इसके बाद फिर से यही मांग आगे चलते ही रहा। उरांव की भी जो ज़मीन उस समय 1869 में छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट 1869, इस समय भी क्या हुआ था कि उरांव की ज़मीन और मंझिया जो ज़मींदारों की ज़मीन थी उसका तो समाधान हो गया था, लेकिन पता है कि पूरे तौर पर हो नहीं पाया था। सभी जहाँ था, जितने लोग थे, सभी गांव में ये हो नहीं पाया था। तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं चल ही रहा था और ये जीवित था। इसकी जो डिमांड थी वो फुलफिल पूरी तरीके से हुई नहीं, तो जिसके कारण ये आगे भी कंटिन्यू रहा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब इनका जन्म हुआ 1888, इधर क्या बोल सकते हैं उसको, शांति काल रहा, मतलब कोई भी वैसा विद्रोह हुआ नहीं। लेकिन ये जो आक्रोश था वो था ही, उभर नहीं पा रहा था, अंदर तो था ही, क्योंकि जब तक वो सॉल्यूशन पूरी तरीके से हो नहीं जाएगा तब तक तो वो ख़त्म हो नहीं सकता है। ये हो सकता है कि कभी सक्रिय मोड पे आ जाए, कभी सुसुप्तावस्था में चला जाए, सुसुप्त अवस्था में, उस अवस्था में चले जाए, लेकिन ये रहेगा ही रहेगा। तो जब ये बड़े हुए थोड़े, तब ये इनका क्या था कि जतरा उरांव मति गुनी सीखने लगे। मति या ओझा कह लीजिए, गांव तरफ आप लोग जानते ही होंगे, झाड़ फूक करने वाले, तंत्र मंत्र विद्या, ये सीखने लगे ये। तो इसी दरमियान में कहा जाता है कि एक दिन इन्हें धर्मेश, अभी तक जो हम लोग आप पढ़ रहे थे सिंगबोंगा, ठीक है, सिंगबोंगा एक ही बात है, दोनों क्या है, सेम है। ये सिर्फ ये है कि कुछ कुछ जनजातियों में सिंगबोंगा कहा जाता है, कुछ जनजातियों में धर्मेश कहा जाता है, कुछ जनजातियों में अन्य नाम से भी बोला जाता है, लेकिन है वही चीज़ कि एक सर्वोच्च देवता है। जैसे कि ये उरांव में है, उरांव में ये हो गया आपके मुंडा में, मुख्य तौर पर मुंडा संथाल। तो उरांव में धर्मेश कहा जाता है। तो धर्मेश जो भगवान हुए, वे जतरा उरांव को दर्शन दिए जब ये अपना सीखने जा रहे थे उसी समय में, और इन्हें आज्ञा दिए कि भाई ये सब जो सीख रहे हो ये बेकार वाला बात है, इसको मानना छोड़ दो और सुधारवादी आंदोलन करो, अपने जाति के जो लोग पीड़ित हैं उन्हें मुक्ति दिलाओ। उसका पंथ क्या क्या हुआ कि जैसे कि ये बोले कि भाई भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, इसे मानना छोड़ दो। दूसरा, बलि मत चढ़ाओ। तीसरा, जो हल चलाना होता है ना, बोल हल चलाना बंद कर दो, क्योंकि उससे क्या होता है, पशुओं को तकलीफ होती है और जो अकाल है वो भी खत्म नहीं हो पाता है। इसके बाद क्या चीज़ है, बलि प्रथा बंद, भूत प्रेत प्रथा बंद, हल चलाना बंद, मांस मछली, मांस मदिरा
ये सब चलाना खाना बंद, मांस मदिरा को इसका त्याग कर दो। तो ये सब सारा चीज़ वो बोले। अब जब जतरा उराव थे वो बोले कि अच्छा ये सब उनको साक्षात बताए थे जो सर्वोच्च देवता हैं धर्मेश, ये बताए थे। अब ये इस चीज़ को प्रचार किए कि भाई मुझे साक्षात रूप से सर्वोच्च देवता धर्मेश हैं, उनका मुझे दर्शन हुआ है और उन्होंने मुझे ये सब आज्ञा दी हैं। इसमें ये एक चीज़ और जोड़ दिए कि अब हमें एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद मतलब एक देवता को मानना है और वो है धर्मेश। सर्वोच्च जो शक्ति है उसे ही सिर्फ पूजा करना है, धर्मेश, इनकी पूजा करना है। आंगन में तुलसी लगाना है, ये सब वही सब इससे पहले भी ये सब चीज़ हो चुका है। फिर ये भी जैसे कि पता चलता है ना, जो सामयिक घटनाएं चल रही हैं या फिर पहले जो बीत चुका है वो एक कहानी के तौर पर, लोक कथा के तौर पर, चूंकि लिखित तो था नहीं, इसलिए झारखंड में ये भी बहुत कम है ना, क्योंकि लिखित बहुत कम है, लोक कथाओं के तौर पर है। तो लोक कथा में तो ऐड हो जाएगा, जो पूर्वज होंगे मतलब जो वृद्ध होंगे वो तो बताएंगे ना कि ऐसा घटना हुआ, उससे सुनेंगे अगली पीढ़ी, वो अपने अगली पीढ़ी को सुनाएंगे। तो इस तरीके से वो चलता ही रहता है। तो ये सब जब पहले भी घटना ये हो चुका था तो ये सब सारा चीज़ तो पता चला ही होगा। तो ये भी फिर किए कि एकेश्वरवाद, धर्मेश, सर्वोच्च देवता, और इन्हीं को मानना है। आंगन में तुलसी लगाना है, मांस मछली नहीं खाना है, हल नहीं चलाना है, बलि नहीं देना है, भूत प्रेत नहीं मानना है। जो सीख रहे थे ये उसी को मना करवा दिए धर्मेश कि ये भूत प्रेत ओझा गुनी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ तक हो गया, आंगन में तुलसी लगाना है, इतना सारा हो गया। और साथ में ये क्या जोड़े कि कोई भी जातिगत उत्थान के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि कोई भी जो गैर जनजातीय है, गैर जनजाति जो भी है, चाहे वो यूरोपीय हो, यूरोपीय मतलब अंग्रेज हो, या फिर पादरी हो, कोई भी, ऐसा नहीं है कि पादरी हैं भाई तो उनका काम कर देना है, जमींदार हो, कोई भी हो, गैर जनजाति हैं, उनके यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, सारा काम यही लोग ना करते थे, चाहे वो खेती हो, कुछ भी उनके घर में प्रोग्राम हो, सारा कार्य का जिम्मेवारी इन्हीं लोगों पर होता था, जनजाति लोगों में। तो ये फिर बोले कि जितना भी जो गैर जनजाति वो इनका कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, चाहे वो उनके यहाँ मजदूरी का हो, चाहे कुछ का भी काम हो, नहीं करना है। अब इससे हो गया अंग्रेजों को तकलीफ कि अच्छा ये ऐसा सब बोल दे रहा है। और चूंकि इनका भाई आसपास में ये पहले से थोड़ा सा ओझा गुनी वाला सीखे ही थे, तो ओझा गुनी वाला आसपास के क्षेत्र में बहुत प्रचलित भी होता है, ये आपको पता ही होगा, अभी भी चल ही रहा है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि सरकार कोशिश लगातार कर रही है कि ये डायन का जो प्रथा है इस ख़त्म हो जाए, क्योंकि भाई जब डायन है तब तो ओझा गुनी है, जब डायन प्रथा ही ख़त्म हो जाएगा तो ओझा गुनी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो सरकार इस पे काम भी करे, जैसे डायन प्रथा रोक के लिए कानून भी आया है कि अब अगर कोई इसको प्रताड़ित करता है तो उसको सज़ा मिलेगा। ये आ चुका है लगभग 3-4 साल पहले ही ये आपका कानून लाया गया, आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, इसे देख भी लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण भी होगा, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, इससे हो गया अंग्रेज़ों को तकलीफ़ कि भाई सबको काम करने के लिए मना कर दे रहा है, तो इन लोगों को तो दिक्कत हो गया। और एक तरीके से ये क्या हो रहा था, शुरुआत हुआ धार्मिक सुधार से लेकर के, उसके बाद ये हो गए
जमींदारों के खिलाफ और पादरियों के खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ और अंततः अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेज को तो समस्या होगा ही होगा। तब इस पर रोक लगाने के लिए शुरुआती में ही 1916 में जतरा उरांव को पकड़ के ले आया गया रांची। यहाँ पे सुनवाई हुआ और 1 साल का जेल दे दिया गया कि 1 साल का जेल का सजा। लेकिन 1 साल पूरा नहीं हुआ था और पहले ही इनको 1916 में ही जेल से छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, ये शर्त पे कि वो बाहर निकल के फिर से अपने इन विचारों का प्रसार नहीं करेंगे। ये चीज़ तो हम लोग पहले भी देख चुके थे, लेकिन ऐसा होता है कि वो निकलेंगे और फिर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, होता तो नहीं है। पहले तो यही देखे हम लोग। इस समय भी होता यही कि वो मानते नहीं, लेकिन इस जेल का जो समय अवधि था, जो भी है 8 से 10 महीना के बीच में, इस समय में इनको जेल में बहुत प्रताड़ना दिया गया, जिसके कारण कि ये जेल से रिहा हुए और बहुत ही कम समय में 1-2 महीना के अंदर में ही इनकी 1916 में ही मृत्यु हो गई। 1916 में ही इनकी मृत्यु हो गई। ये आंदोलन थोड़ा सा थम गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं थमा। इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इनका जो विचार था, अनुयायी तो बन ही गए थे। तो इनके जो कुछ अनुयायी थे वे फिर इस आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। तो इनकी मृत्यु हो गई 1916 में। तब फिर फ्रंट पे आए शिबू भगत, बलराम भगत, एक थे आपके भिखू भगत और एक देवमनिया भगत। ये एक महिला का ही, ये एकमात्र महिला का नाम आता है इस टाना भगत आंदोलन में जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। अनुयायी तो थे ही, लेकिन नेतृत्वकर्ता में एक ये नाम बहुत खास है, याद रखिएगा, देवमनिया भगत। शिबू भगत के बारे में सुनिए कि शिबू भगत के बारे में एक बहुत ही रोचक है लिखा हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन पता चलता है कि मृत्यु हो गया और फिर कुछ समय के बाद फिर तुरंत जीवित हो गए। सब आश्चर्यचकित कि ऐसा कैसे संभव है। तब इन्होंने कहा कि नहीं, मेरी मृत्यु हो गई, मैं धर्मेश के पास गया तो वहाँ मुझे साक्षात धर्मेश के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे वापस पृथ्वी पर भेज दिया और कहा कि जा कर के टाना जो संप्रदाय है इसका प्रचार प्रसार करो और लोगों का उत्थान करो, इसलिए वो मुझे वापस भेज दिए। और उसके बाद ये प्रचार प्रसार करने लगे। तो इनका जब प्रचार प्रसार थोड़ा लोकप्रियता बढ़ा, तब इनके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर दामोदर नदी जो है, इसी के तट पर एक दिन ये बलि, मतलब बकरा का बलि दिए और उसको अपने अनुयायियों के बीच में बांटे, टाना भगत। लेकिन देखिएगा, टाना भगत तो यहाँ पे बलि के लिए मना किए थे, मांस मछली पे मना किए थे। तो वो वहाँ पे बलि दिए और बोले कि नहीं, अब ये जो प्रतिबंध था उसे धर्मेश ने हटा देने का निर्देश दिया है और इसलिए ये अब हटा दिया जाता है। तब जाकर के 2 दल बट गए। जो लोग मांस खाए, जिन्होंने मांस खाया, यहाँ देखिएगा एक मिनट इधर में, जिन्होंने मांस खाया वे कहलाए जुलाहा भगत, जुलाहा भगत, और जिन्होंने नहीं खाया वे सिर्फ अरवा चावल पे खा के रहा करते थे तो उन्हें कहा गया अरुआ भगत। ठीक है।
ये जो बलराम भगत थे, बलराम के भाई कृष्ण, आप लोग देखे ही होंगे, तो ये क्या थे, गौ पालन पे जोर दिया करते थे। तो यहाँ पे भी वही कहानी है। तो जो बलराम थे ये गौ पालन में या गौ संरक्षण पे बल दिया किए थे, करते थे गौ संरक्षण। तो इनके जो अनुयायी हुए वे गौ संरक्षक भगत कहलाए। और जो ये भिक्षु भगत थे इनके अनुयायी, पता नहीं 1-2 दिनों से ये बीच में आकर के वीडियो ही कट जा रहा है और मैं पढ़ाता रह रहा हूँ आगे, और जब जा कर के देखा जाता है तो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है और वीडियो कट जा रहा है। तो इसलिए ये वीडियो को फिर से बनाना पड़ रहा है और आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा डिसकंटिन्यू मिल रहा है। तो इसे उम्मीद है 1-2 दिन में इसे ठीक कर लिया जाएगा और आप लोगों को फिर एक लय वाला वीडियो दिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जहाँ तक कटा है उस समय में हम लोग बात कर रहे थे कि जहाँ पे शिबू भगत बात कर लिए थे, बलराम भगत को के बारे में बात कर लिए थे, जतरा उरांव के मृत्यु के बाद फिर इन्होंने मोर्चा संभाला और ये सब नएपन। तो देखेंगे आप लोग किस प्रकार से ये हो गया था। जुलाहा भगत और अरुआ भगत, ये हो गया था गौरक्षक भगत। और उसके बाद फिर बात हो रहा था एक अलग भिक्षु भगत के बारे में। भिक्षु भगत इन्होंने क्या किया था, वैष्णव प्रभावित। तो इनके जो अनुयायी थे उनको वैष्णव भगत या वैष्णव टाना भगत कहा गया। इस तरीके से सबको किया जा रहा था। लेकिन फिर आगे चल कर के इन पे भी पुलिसिया कार्रवाई होती है और इनको भी गिरफ्तार किया जाता है और आंदोलन इस तरीके से फिर कमज़ोर पड़ने लगता है। इन्हें फिर जब रिहा कर दिया जाता है, फिर से वही बोल करके कि भाई अब आगे से आप लोग फिर से ये अपना जो काम कर रहे हैं, ये जो संगठित कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। अंग्रेज़ों के दृष्टि में तो यही था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, तो आप ऐसा काम अब नहीं करेंगे, ये बोल करके छोड़ दिया। तब तक इन्हें आभास हो गया था कि भाई सिर्फ यहाँ जो धार्मिक स्तर पर इसे रखते हुए आंदोलन को सफल नहीं बनाया जा सकता है। तब क्या करना है, एक नया कॉन्सेप्ट लाना है। वो क्या था कि इस समय में देखिएगा, ये जो 1916-17 तो यही समय हो गया, तो लगभग ये 1918 के लमसम में, इस समय में क्या था, वर्ल्ड वार 1। और इस समय में हम लोग जान रहे हैं जो विश्व युद्ध हुआ, इसमें वैश्विक स्तर पर जर्मनी एक बहुत ही बड़ी शक्ति, पावरफुल कह सकते हैं, के रूप में वो विश्व में उभरी। क्योंकि धुरी राष्ट्र में सिर्फ एक जर्मनी और ऑस्ट्रिया, यही 2 महत्वपूर्ण राष्ट्र थे। बाद बाकी तो कुछ जो थे भी छोटे छोटे, बाद बाकी जितने बड़े बड़े देश, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, आपका जापान हो, अमेरिका हो, इटली हो, सारा तो उधर ही था। तब इस समय में क्या हुआ कि जर्मनी का जो पावर उभरा तो बहुत ही वो शक्तिशाली माना जाने लगा। तो लोगों को भाई पता तो चलते ही रहता है ना सामयिक घटनाएं का, कि भाई अभी क्या हो रहा है, इससे पहले क्या हो रहा है। जैसे झारखंड में भी पहले क्या क्या हुआ, यहाँ पे भी जो हम लोग आंदोलन देख रहे हैं, इसमें भी देखिएगा मदिरा पान पे रोक, मांस पे रोक, बलि प्रथा पर रोक, एकेश्वरवाद, ये सब सारा तो पहले भी था। तो हालांकि ये झारखंड में वाला में क्या था कि बहुत ज़्यादा लिखित रखा नहीं गया या फिर यहाँ पे लिखा ही नहीं गया। यहाँ पे लोक कथाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो ये सब सारा चीज़ तो पहले भी था, इनको भी पता चल रहा होगा। तो जब ये विश्व युद्ध फर्स्ट वाला जो घटना था, जिसमें कि जर्मनी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा था, तो ये लोग उस शक्ति से प्रभावित हुए और एक नए कॉन्सेप्ट लाए, जर्मन कैसर बाबा।
ये एक अलौकिक शक्ति के तौर पर लाए। मसीही जो बोल सकते हैं, मसीही शक्ति या फिर मसीहा वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनके नज़र में मसीहा हमारे पहले भी थे, ये बिरसा मुंडा, ये मसीहा के तौर पर जन्म लिए थे। उसके बाद जतरा उरांव या जतरा भगत, वो भी मसीहा। अब ये एक नया अलौकिक शक्ति कॉन्सेप्ट धारण किए जर्मन कैसर बाबा की। अगर इनका अनुसरण करें, इनकी श्रद्धा रखें इनके प्रति, तो हमारे शक्ति के आगे भी अंग्रेज झुकेंगे और हमें अपने आंदोलन में सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पे एक नए कॉन्सेप्ट के रूप में ये भी उभरा। और इसके अलावा ये तो हो गया धार्मिक वाला, प्लस में बोला इस आंदोलन को राजनीतिक रूप भी देना होगा। राजनीतिक मतलब क्या, अब जो देश के स्तर पर जो राजनीति चल रहा है उस पर भी भाग लेना होगा। तो इस समय में गांधी जी का आगमन भारत में हो चुका था और वे विभिन्न आंदोलन मतलब चंपारण वगैरह इधर उधर जाना भी स्टार्ट कर दिए थे। तब इनका भी संपर्क हुआ गांधी जी से, वे भी इनसे मिले और काफ़ी हतप्रभ रह गए कि भाई आश्चर्य कि ये जो विचार है कि हम इतना देश विदेश घूमें, तब जाकर के ये कॉन्सेप्ट आया, लोगों से सीखे। उनके भी तो गुरु थे कई जगह, ये जो सत्याग्रह वाला वो तो वहाँ से ही सीख करके आए थे। और ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये तो गांव का इतना जंगली एरिया है झारखंड, और यहाँ पे भी यहाँ के सुदूर बोल सकते हैं पहाड़ी इलाका के जो जनजाति जो कि पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनको इतना ज्ञान, क्योंकि ये तो आगे असहयोग आंदोलन चलाने वाले थे और आगे चलाए भी। बोले ये वाला कॉन्सेप्ट लोग पहले से अपना चुका है। यहाँ पे भी तो इस आंदोलन में किया गया था कि जो भी यूरोपीय हो, जमींदार हो, कोई भी हो बाहरी व्यक्ति, उसका काम नहीं करना है। सिंपल वही हो गया, असहयोग करना है। तो वो जो कॉन्सेप्ट बाद में गांधी जी लाए, उसको पहले ही ये इम्प्लीमेंट कर चुके थे। तो गांधी जी भी इन लोग से बहुत मतलब बोलते हैं ना प्रभावित हुए मिल करके। तो इसलिए आगे चल करके इनकी जो रणनीति रही या फिर इनकी सरलता, देखते हो कितने सरल रहते हैं ये टाना भगत। आज भी आपको विभिन्न समाचार पत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा कि टाना भगत ने ये डिमांड किया है, टाना भगत ने इस पर आपत्ति किया है या फिर इसे सुधार करने का। तो ये करते ही अभी तक कर ही रहे हैं, आपको समय समय पे ये सब न्यूज़ में देखने को भी मिल जाएगा। तो वे इनसे काफ़ी प्रभावित हुए और इसलिए आगे चल कर के वे बोले वही कि मेरे सभी अनुयायियों में सबसे जो प्रिय हैं वो यही टाना भगत हैं, प्रिय हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इस तरीके से इन्हें संबोधित किया कि सबसे ज़्यादा ये इन्हीं को मानते हैं, टाना भगत, मतलब वही टाना आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद यही है कि ये फिर भारतीय आंदोलन में ये शामिल हो गया और उसके बाद अपनी भूमिका भारतीय आंदोलन में साथ साथ निभाते चला आगे में। तो स्वतंत्र रूप से यहीं तक पढ़ना था। और इसके बाद अब हम लोग कल से जो क्लास करेंगे भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में झारखंड, भारतीय स्वतंत्रता के समय काल में झारखंड के, उस समय में झारखंड में क्या क्या गतिविधि हुआ, जैसे सवैया अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है, फिर नमक तोड़ो कानून, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस समय में जो हो रहा था या फिर प्रांतीय जो चुनाव हो रहा था उस समय में झारखंड में क्या क्या चल रहा था, तो ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो आप लोग इसके बाद एक छोटा सा और भी है आंदोलन, उसे देख लेते हैं और फिर कल से हम लोग भारतीय आंदोलन जो था स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें झारखंड की भूमिका को देखेंगे। तो चलिए यहाँ तक स्वतंत्र यहीं तक पढ़ना था इसके बारे में। अब हम लोग आगे, ये जर्मन कैसर बाबा याद रखिए कि किस आंदोलन से संबंधित है, और एक जो गीत जो शुरू में भी बताए थे आप लोग को वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। जो गीत गाया जाता था, टाना बाबा टाना, टान टून टाना, टाना भगतों के द्वारा ये गीत गाया जाता था। अगर पूछ दे एग्जाम में कि टाना बाबा टाना टान टून टाना ये
किस आंदोलन से संबंधित है, तो आप लोग टिक मार लीजिएगा, देख लीजिएगा, ज़्यादा याद रहेगा। टाना बाबा टाना, टान टून टाना। तो इस आंदोलन में इतना ही। अब हम लोग आगे अगले आंदोलन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद एक और आंदोलन हुआ झारखंड में 1930 के दशक में, ये स्टार्ट हुआ हरि बाबा आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन ये भी एक शुद्धिकरण था। जैसे कि सुधारवादी आंदोलन यहाँ पे पिछले कई सालों से चलते आ रहा था, जो कि धार्मिक सुधार पर बल दे रहा था, उसी तरह का एक आंदोलन ये भी था हरि बाबा आंदोलन, जो कि सिंहभूम के क्षेत्र में, क्षेत्र कहाँ हुआ ये, सिंहभूम के क्षेत्र में हो लोगों के द्वारा किया गया। और इनके नेतृत्वकर्ता यही थे हरि बाबा, या इन्हीं को दुक्का हो ये भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके सहयोगी भी कुछ थे, और भी कुछ हो लोग ही थे, वो इनके सहयोगी के भूमिका में थे, लेकिन जो नेतृत्वकर्ता वो यही है। तो जनरली इससे भी एग्जाम में ये आता है कि हरि बाबा आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये दुक्का हो ज़्यादा रहता है विकल्प में, इसे आप देख लीजिएगा। किस क्षेत्र में हुआ, सिंहभूम और ये हो जनजातियों के बीच 1930 के दशक में। 31 में ये थोड़ा सा एग्रेशन मोड में आ गया था, मतलब बोल सकते हैं इसको हिंसात्मक रूप में, इसलिए ये 31 वाला ज़्यादा हाईलाइटेड है। 30 में ही लगभग स्टार्ट हो गया था, लेकिन 31 में ये क्या हो गया, थोड़ा अग्रेशन मोड में आया, तो ये थोड़ा छाप छोड़ा आंदोलन में। तो शुरुआत में यही हुआ कि ये सुधारवादी आंदोलन जो कि शुद्धिकरण पे बल देता था, मतलब ये जो सरना धर्म है उसमें शुद्धिकरण लाना। लोगों जो कुछ दूसरे राष्ट्रों में भटक रहे हैं या फिर कुछ दूसरे धर्मों में चले जा रहे हैं, तो उन्हें वापस अपने धर्म में लाना और सरना धर्म को ही बढ़ावा देना और उसी को प्रचार प्रसार करना। ये आंदोलन का प्राथमिक तौर पर यही इसका विचार था, जो कि आगे चल करके बदल गया। कोई भी आंदोलन हम लोग देखें, इससे पहले भी कई आंदोलन हुए जो कि स्टार्ट तो सुधारवादी आंदोलन के तौर पर हुए, लेकिन आगे चल करके वो जमींदारों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, फिर मिशनरियों के खिलाफ और अंततः पूरे अंग्रेजों के खिलाफ हो जा रहा था। तो इस आंदोलन के साथ भी वही हुआ कि शुरुआत में ये भी सुधारवादी के तौर पर स्टार्ट हुआ, मतलब अपने धर्म में ही सुधार करना है, जो अपगुण आते जा रहा है उसको दूर करना है, दूसरे धर्मों में गए लोगों को वापस लाना है, अपने धर्म में जो दूसरे में जा रहे हैं उसे रोकना है। शुरुआत में यही क्रम में स्टार्ट हुआ, लेकिन आगे चल करके ये भी जमींदारी के खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ, अंततः अंग्रेजों के खिलाफ, और उसके बाद फिर ये आंदोलन भी भारतीय आंदोलन में शामिल हो गया और वहीं पर उस आंदोलन में शामिल होकर के अपनी भूमिका निभाने लगा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की भूमिका को लेकर। धन्यवाद।